नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षान एकेडमी पे। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो टॉपिक थी सारी कंप्लीट हो चुकी है आपकी। तो आज से हम लोग प्रीवियस पेपर जो हमारे हुए हैं पिछले साल को उसको हम चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे पेपर कैसे आता है दोस्तों, कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, एक एक करके आज उस चीज को हम समझेंगे और देखेंगे, क्योंकि आपका इससे पहले जितनी टॉपिक थी हमने कंप्लीट करा दिया, जिससे आपके प्रश्न बनते हैं वही पढ़ाया गया दोस्तों। आप जाके वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में वही पढ़ाया गया जिससे प्रश्न बनते हैं, मुख्य मुख्य चीजें पढ़ाई गई दोस्तों। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों, आज एक नई उत्साह नई ऊर्जा के साथ फिर से हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज से हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले प्रीवियस ईयर देखेंगे, बाकी आपके सामने नए नए प्रश्न नए नए कलेक्शन करके लाए जाएंगे और प्रैक्टिस सेट दोस्तों करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आज हम देखते हैं हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है, उसको देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हमको देखते हैं कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न बने पिछले साल, हम उसका क्या करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी दोस्तों। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी आपकी शोर मचाएगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों, एक लक्ष्य जो हमारा है उसी पर एकदम कंसंट्रेट करिए, लग जाइए दोस्तों एकदम। ठीक है, अगर कोई हमारा लक्ष्य है दोस्तों तो हम उसको अगर पूरा करने, हमको अनेकों प्रकार से दिक्कत परेशानियां कठिनाई दोस्तों आएंगी, लेकिन जिस दिन हमें सफलता मिलेगी दोस्तों उस दिन ये सफलता में शोर मचाएगी मेरे दोस्तों। तो लग जाइए एकदम, जीव जान लगा दीजिए। पेपर नजदीक आ गया दोस्तों, आपको 100% इस बार सीटेट क्वालिफाई करना है दोस्तों। चलिए इसी क्रम में हम देखेंगे आज जो प्रश्न प्रीवियस ईयर के आए हुए, हम उसको क्या करेंगे, देखते हुए दोस्तों आगे चलेंगे। तो देखते हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों, इसको देखते हुए चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है। ठीक है दोस्तों, हम वही चीज देखेंगे दोस्तों जो पूछता है डायरेक्ट पेपर एग्जाम में, जो बनते हैं प्रश्न जो आए हुए हैं उसको देखेंगे। इसके बाद आपको हूबहू प्रश्न ऐसे करवाए जाएंगे जो परीक्षा में पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग के विकास विभिन्न चरणों में क्या होते हैं, भिन्न दरों में विकसित होते हैं। निम्न में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में क्या होते हैं दोस्तों, भिन्न भिन्न दरों में होते हैं। ऑप्शन ए हमारा दिया है विकास एक आयामी होता है दोस्तों। ऑप्शन बी दिया है विकास एक दिशी होता है। फिर ऑप्शन सी देख लेते हैं दोस्तों, विकास एक असतत प्रक्रिया है। फिर ऑप्शन डी हमारा क्या दिया है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होता है। विकास एक आयामी होता है दोस्तों, ये सही नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, विकास एक दिशी होता है, ये भी सही नहीं माना जाएगा ऑप्शन, क्योंकि आपका और सतत प्रक्रिया विकास, ये तो ऐसे ही कर गया, नेगेटिव दे दिया। विकास क्या, असतत प्रक्रिया। विकास की दिशा क्या होती है, अधोगामी एवं शीर्षगामी। विकास सिराधोमुखी होता है दोस्तों, सिर से पैर की तरफ विकास होता है। पहले बच्चे का सिर, इसके बाद अलग अलग अंगों का विकास होता है, लास्ट में पैर का। फिर क्या होता है, बच्चा एक पूर्ण रूप से हो जाता है दोस्तों। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, इसमें डी, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है दोस्तों। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन क्या होंगे, आपके नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हमारा। निम्न में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कह दिया बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें दिया है, पहला ऑप्शन हमारा दिया है बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। दूसरा दिया बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। ये तो सरासर गलत है दोस्तों। इसके बाद क्या है, बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है दोस्तों, बल्कि होती है। ये भी ऑप्शन नहीं के कारण क्या हुआ, गलत माना जाएगा। इसके बाद क्या है, बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। सबसे जो कीवर्ड आपको कराया दोस्तों, केवल वर्ड आ गया, केवल आनुवंशिकता, जैसे केवल वर्ड आ गया। इस चीज को आप ध्यान देकर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इसलिए क्या होगा, ये भी ऑप्शन दोस्तों गलत माना जाएगा। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। हमारे लेवायस्की जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिए, उन्होंने अपने जो विकास का सिद्धांत उन्होंने सामाजिक दिया, समाज को सबसे महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ माना है दोस्तों। इस हिसाब से बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित, उसके पहले निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया अनुकूलन, ऑप्शन बी दिया है क्या हमारा अधिगम, ऑप्शन सी दिया समाजीकरण और ऑप्शन डी दिया है
परिपक्वता। तो अनुकूलन जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अधिगम में क्या होता है, कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। और समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण में दोस्तों कुछ ना कुछ समुदाय परिवेश से हमारे क्या होते हैं, बने होते हैं। और परिपक्वता, मेचुरेशन जो हमारा होता है, मेच्योरिटी जो होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, पहले क्या होता है, विकास एकदम पूर्ण रूप से होता है दोस्तों। कोई बच्चा क्या होता है, पूर्ण रूप से जब उसका विकास हो जाता है तो मेच्योर हो जाता है, अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, परिवार मतलब सारी चीजों के रूप से वो अगर परिपक्व हो जाता है तो वही क्या माना जाएगा, हमारा परिपक्वता माना जाएगा दोस्तों। हम इस चीज को आप पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं। तो आनुवंशिक विकास पुनः प्रकट होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हमारा ऑप्शन सही होगा डी दोस्तों। बाकी ऑप्शन क्या होंगे, ये सब हमारे गलत होंगे। तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सामाजिकरण का प्राथमिक और सामाजिकरण का द्वितीयक कारक क्या है, इसको बहुत अच्छी तरीके से हम बताएं दोस्तों वीडियो में। सामाजिकरण का प्राथमिक और सामाजिकरण का द्वितीयक कारक क्या, हम उसको देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है परिवार विद्यालय, ऑप्शन बी दिया है मीडिया परिवार, ऑप्शन सी आपका दिया है विद्यालय मीडिया, और ऑप्शन डी दिया है मीडिया और पास पड़ोस दोस्तों। तो इस क्रम में हम पहले ही बताएं, जो सामाजिकरण की एजेंसियां थी, मुख्य रूप से 2 एजेंसियां थी दोस्तों। प्राथमिक और द्वितीयक में कौन कौन सी चीजें आती हैं और किस चीज, कौन सी एजेंसियों का बच्चों पर कैसा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। मतलब सामने से कौन सा प्रभाव पड़ता है, मतलब उस चीज को बताए थे दोस्तों। मूर्त और अमूर्त रूप से दोनों चीजें प्रभाव जो पड़ता है बच्चों को बताए थे। इस हिसाब से परिवार देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए देखते हैं, परिवार जो होता है हमारा, ये क्या होता है दोस्तों, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है। मीडिया विद्यालय जो होता है, ये क्या होता है, द्वितीय कारक होता है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। बाकी ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके गलत माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सामाजिकरण का प्राथमिक और द्वितीय कारक क्या होगा, परिवार और विद्यालय। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है दोस्तों। इस चीज को हम पढ़ाएं, अच्छे से समझाएं भी है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन बी दिया सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना, ऑप्शन सी दिया दंड और आज्ञा पालन, ऑप्शन डी दिया सार्वभौमिक। तो 7 से 8 वर्षीय जो बच्चा होता है दोस्तों, वो लॉरेंस कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था में आता है, पहली अवस्था में आता, जो चलती है 4 से 10 वर्ष तक चलती है दोस्तों। पूर्व परंपरागत अवस्था में क्या होता है, बच्चा आता है। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रथम चरण जो होता है, तो इस हिसाब से इसमें 2 उन्होंने उप अवस्था जो बताई है। इसमें सामाजिक व्यवस्था बना रखना, ये किसमें जाएगी, लास्ट में जाएगी। सामाजिक अनुबंधन आपका जाएगा दूसरे में। और क्या होगा, दंड एवं आज्ञा पालन अवमुक्ता दोस्तों। बच्चा क्या करता है, दंड से बचने के लिए कोई भी कार्य अगर करता है तो उसको क्या लगता है कि हमको दंड मिलेगा, आदि चीजों से क्या होता है, भयभीत होता है। और कोई भी कार्य करने से पहले उसको ये सोचता है इससे क्या होगा, अभी हम ये कार्य करेंगे तो इससे पाने के लिए, दंड से बचने के लिए वो अनेकों कार्य करता है। इसके बाद सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत, ये दोस्तों आपके लास्ट में है। इस हिसाब से आपकी जो 3 अवस्था है उसमें दी, पहली अवस्था क्या होती है, उसी का ये माना जाएगा ऑप्शन सी, दंड एवं आज्ञा पालन अवमुक्ता। चलती कितने से कितने वर्ष तक, 4 से 10 वर्ष तक दोस्तों। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ। ऑप्शन ए दिया है कि वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। फिर ऑप्शन बी दिया दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता। ठीक है, ये तो ऐसे ही नेगेटिव हो गया दोस्तों। फिर क्या दिया है, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है। चिंतन का वर्णनात्मक रूप हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि व्याख्या करके कोई भी चीजें नहीं बताई जा सकती, ये भी नहीं माना जाएगा आपका। फिर क्या, स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानिकी मानचित्रण करना, मानचित्रण करना दोस्तों, मैपिंग करना, इस चीज को क्या होगा इसमें नहीं बताया। इन्होंने क्या बताया, जो उनकी अवस्था थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उन्होंने दोस्तों उसमें क्या लंबाई बताया, द्रव्यमान बताया, संरक्षण आदि चीजों को उन्होंने बताया। इस हिसाब से ऑप्शन जो आपका 7 से 11 वस्तु जो उनकी अवस्था चलती है दोस्तों, ऑप्शन सही होगा आपका ए। वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई, द्रव्यमान, संरक्षण आदि चीजों में जीन पियाजे ने इस चीज को बताया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोलों को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी क्या होती है, बढ़ जाती है दोस्तों। 5 वर्षीय जो नसीमा बच्ची होती है उसको क्या लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित की जाए तो क्या होती है, चिकनी मिट्टी की वो क्या होती है, बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच के पीछे कौन सा तर्क है।
तो पहला देख ले ऑप्शन ही दे जीववाद। जीववाद में बच्चा क्या करता है, कोई भी चीज होता है उसमें सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता दोस्तों। इसके बाद केंद्रीयता, केंद्रीयता देख लेते हैं दोस्तों। केंद्रीयता कहने का तात्पर्य यही है कि कोई भी चीज होता है दोस्तों उसमें बच्चों क्या करता है, मुख्य केंद्र बिंदु बनाकर उनका ध्यान यहीं पर होता है। फिर क्या, परिकल्पित निगमनात्मक, ये चीज होगा नहीं दोस्तों। इसके बाद संक्रमक परिणाम निकलना, संक्रमक परिणाम निकलना, ये भी कोई चीज नहीं है। इसमें क्या होगा, ये ऑप्शन गलत माने जाएंगे। और जीववाद में क्या होता है, बच्चा सजीव निर्जीव अंतर। और केंद्रीयता दोस्तों, इसमें क्या चीजें बताई गई ऑप्शन बी में, आपका ऑप्शन बी ये सही होगा। हम इसकी देख लेते हैं व्याख्या। 5 वर्षीय नसीमा चिकनी मिट्टी के गोले, बच्ची क्या करती है, पहले क्या रहता है, मिट्टी गोली रहती है, उसको क्या करती है, फैलाकर टेढ़े मेढ़े करके क्या करती है, उसको सांप की तरह बना लेती है। लेकिन बच्ची का ध्यान वही रहता है, मिट्टी के पास ही रहता है, क्योंकि पहले तो फिर से पूर्ण रूप में मिट्टी को हम क्या कर सकते हैं, गोले के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, सेंट्रेशन जो होता है उसका क्या होता है, केंद्रीकरण जो होता है वहीं पर रहता है। इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा माना जाएगा, बी। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस चीज पर आधारित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस चीज पर, किस सिद्धांत पर आधारित है, इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया सामाजिक संरचना, ऑप्शन बी दिया व्यवहारवाद, ऑप्शन सी दिया मनोविश्लेषण, ऑप्शन डी दिया है क्या हमारा सार्वभौमिकता। तो दोस्तों आपने अच्छी तरीके से इनको पढ़ा भी होगा। इनका जो सिद्धांत दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, इन्होंने क्या किया, समाज पर, समुदाय पर, परिवेश पर, पास पड़ोस पर अधिक बच्चों को सीखने के लिए सबसे ज्यादा इन्होंने समाज पर ही बल दिया। इसलिए क्या माना जाएगा दोस्तों, सामाजिक संरचना, ऑप्शन ए जो हमारा वो सही माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है दोस्तों। लेव वाइगोस्की जो हमारे थे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या है, बच्चे के स्वयं से संवाद, जो स्वयं से बच्चे बात करते हैं, संवाद करते, बातचीत करते हैं, क्रिया करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। पहला देख लेते हैं, ऑप्शन ए दिया निजी संवाद, ऑप्शन बी दिया उच्च स्वर में वार्ता, ऑप्शन दिया पाठ, ऑप्शन डी दिया स्वकेंद्रीवाद। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या दिया है, आप लोग जब भी प्रश्न को सॉल्व करिएगा दोस्तों तो बाइलिंगुअल रहता है, उस पर इंग्लिश में भी एक बार जो देख लीजिएगा जरूर से, कोई भी प्रश्न आपको कंफ्यूजन करे देख लीजिएगा। तो ऑप्शन ए दिया प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच दिया है, दूसरा टॉक अलाउड दिया है, फिर स्केप फोल्डिंग, फिर एगोसेंट्रिज्म दिया है। इस हिसाब से उन्होंने क्या कहा है कि बच्चे स्वयं से जो बात करते हैं उसको क्या कहते हैं, निजी वार्ता या निजी संवाद, प्राइवेट स्पीच कहते हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा, ऑप्शन ए सही माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी उच्च स्वर में वार्ता ये सी चीजें बताई, पाठ, ढांचा, स्केप फोल्डिंग ये चीज अलग होती है। इसके बाद स्वकेंद्रिता है, ये भी नहीं बताया उन्होंने। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील इस कक्षा के निम्न में से कौन सी विशेषता है। एक प्रगतिशील कक्षा जो हमारी होती है, लचीली कक्षा जो हमारी होती है, उसकी कौन सी विशेषता है। पहला ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, ऑप्शन बी दिया योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, ऑप्शन सी दिया सहयोगिता पूर्ण अधिगम, ऑप्शन डी दिया पुरस्कार और दंड का प्रयोग। ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना दोस्तों, तो अभ्यास और ड्रिल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए ये ऑप्शन क्या आपका गलत माना जाएगा। फिर योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, अलगाव तो बिल्कुल नहीं करना दोस्तों, ये क्या होगा, हमारे समावेशी शिक्षा के खिलाफ होगा, ये भी क्या हमारा नकारात्मक गलत माना जाएगा। सहयोगिता पूर्ण कोलैबोरेटिव लर्निंग, इससे क्या होता है दोस्तों, सहयोग के माध्यम से बच्चे बहुत आसानी से कोई भी चीज को सीखते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा सी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, बच्चों सहयोग के माध्यम से, एक दूसरे के सहपाठियों के माध्यम से, अपने और समाज समुदाय के माध्यम से एक दूसरे में रहकर, समूह में रहकर सारी चीजों को सीखते हैं। और आपसे पुरस्कार और दंड तो वैसे भी क्या करता है, एनसीएफ और समावेशी शिक्षा क्या करता है, विरोध करता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि किस रूप में दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, हमारे जो हार्वर्ड गार्डनर महोदय थे, उन्होंने कितने प्रकार के, मुख्य रूप से 9 प्रकार की उन्होंने बुद्धि बताई है। ठीक है, और उनका सिद्धांत 1983 में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया बहुबुद्धि का। उसमें एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता या बुद्धि के किस रूप को दर्शाती है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए दिया स्थानिकी संबद्ध बुद्धि, ऑप्शन बी दिया अंतरावैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन सी दिया अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन डी दिया प्राकृतिक बुद्धि। तो प्राकृतिक बुद्धि जो दोस्तों होती है, ऐसे दो क्या बनते हैं, वो किसान उसान आपके बनते हैं, ये तो होगा नहीं। अंतर्वैयक्तिक दोस्तों वो होता है जो खुद में स्वयं में क्या रहते हैं, लीन रहते हैं, ये भी चीज आपकी होगी नहीं। फिर स्थानिकी बुद्धि या गतिक बुद्धि जो होती है दोस्तों, ये क्या स्पेशल जो इंटेलिजेंस होती है क्या होती है, ये चीज नहीं होगी। इसमें क्या कहा गया है, दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझो, दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझते हैं,
ऐसी बुद्धि क्या कहलाती है? अंतरा व्यक्ति, मतलब दूसरों के नियम, मतलब जो इच्छा होती है, उसकी नीयत होती है, उसकी बातों को समझना क्या कहलाता है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अर्थात अंतरा व्यक्ति बुद्धि। इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी आपका सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है दोस्तों। ऑप्शन बी देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। फिर आगे देख लें, द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में क्या करता है? बाधा डालता है। हम इसको एक एक करके क्या करेंगे? समझ लेंगे दोस्तों। तो क्या दिया है कि पहला कह दिया है, अपनी मातृभाषा शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। ये तो आपका सरासर क्या होगा? गलत माना जाएगा दोस्तों। इसके बाद क्या है? विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी आपका अंग्रेजी को एकदम नहीं मानता। राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति 2020 है। इसके बाद क्या है? बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने, बहुत सी दोस्तों बाइलिंगुअल, बहुत सारी भाषाओं के द्वारा बच्चों को क्या किया जाए? कक्षा कक्ष में कोई भी चीज हो उसको सिखाया जाए। ये क्या मानती है? हमारी निप जो नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये चीज इस चीज को मानती, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर भूमिकाएं हैं। जो हमारा जेंडर रोल्स और जेंडर जो भूमिकाएं वो कैसी हैं? अधिग्रहित व्यवहार हैं, जन्मजात व्यवहार हैं, जैविक संरचना है, आनुवंशिक निर्धारित है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह दिया अधिग्रहित व्यवहार। तो जेंडर भूमिकाएं क्या होती है? हमारे समाज के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। हमारे समाज से क्या होता है? इसका निर्माण होता है दोस्तों। कोई भी चीज होता है जो दोस्तों वो क्या होता है? समाज के द्वारा उसका क्या करते हैं? हम निर्धारण करते हैं दोस्तों। उस चीज को हम देख लेते हैं। तो पहला अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार जेंडर भूमिकाएं होती नहीं दोस्तों। इसके बाद जैविक संरचना भी नहीं होती आपकी। फिर क्या? आनुवंशिक भी नहीं होगी। इस हिसाब से क्या होगा? अधिग्रहित व्यवहार हमारा ऑप्शन ए सही माना जाए, क्योंकि ये समाज के द्वारा ही क्या करते हैं? स्त्री और पुरुष को अलगाव में बांटा है। उनकी वो ये नहीं कर सकते, वो इस चीज में नहीं हो सकता, ये चीज, ये सब किस चीज में होता है? अधिग्रहित व्यवहार में आपका आएगा। इस हिसाब से ऑप्शन कौन सही होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस चीज को देख लेते हैं। छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। ऑप्शन बी दिया, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। चलिए अगला देख लेते हैं। छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण। वर्गीकरण आ गया दोस्तों। इस हिसाब से इसको नोट करेंगे एक एक चीज को। ये तो वैसे भी गलत हो गया। फिर क्या है? छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना है। ये भी क्या होगा? आपके जो हमारी एनसीएफ है, आरटीई, एनएफ, इन सब चीजों के खिलाफ है दोस्तों। एक एक चीज को नोट करेंगे। फिर क्या कहा गया? ऑप्शन ए दिया, तुलना। हमको तुलना नहीं करनी है दोस्तों। समावेशी शिक्षा कहती है सारे बच्चे हमारे लिए एक समान होते हैं। ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा? गलत होगा। ऐसे ही दोस्तों प्रश्न को सॉल्व करना, एक एक चीजों को ध्यान से पढ़ना है। की पॉइंट जो होते हैं उसको पकड़ेंगे, आराम से प्रश्न हल कर ले जाएंगे। छात्रों की समझ को आंकना, पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को क्या करना है? उनके अनुसार रूपांतरित करना। जो हमारे बच्चे होते हैं उनके अनुसार पाठ्यक्रम को निर्धारित करना चाहिए। उद्देश्य जो हमारे जो पढ़ाया जाए कोई भी चीज होती है उनके अनुसार ही होना चाहिए। इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन? बी सही माना जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जेंडर क्या है? जेंडर क्या है दोस्तों? इसको देख लेते हैं। जेंडर क्या है? जन्म के समय निर्धारित होता है, आनुवंशिक विशेषताएं होती हैं, सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित है, एक आंतरिक गुण है। अभी इसको जस्ट अभी बताया दोस्तों। जेंडर क्या होता है? हमारे समाज के द्वारा ये प्रचलन में लाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारे सामाजिक जो गुण बने, रूप बने, लोगों के द्वारा इस चीज को बढ़ावा मिला दिया गया है। तो जन्म के समय निर्धारित होता है, ये गलत है दोस्तों। आनुवंशिक विशेषताएं, ये भी गलत है। एक आंतरिक गुण है, ये भी गलत है। तो क्या ऑप्शन कौन सा? सी हमारा सही माना जाएगा। सामाजिक जो हमारा परिवेश होता है उसी के द्वारा क्या होता है? ये निर्धारित किया जाता है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या है? समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय, उसको देख लेते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस जो बच्चे होते हैं का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध करवाया जाए। केवल आ गया दोस्तों। इस चीज को आप नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देख ले, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं।
दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालय में शिक्षा दी जाए। समावेशी शिक्षा ही कहती है, चाहे वो कोई भी बच्चे किसी भी प्रकार किसी समुदाय से कैसे भी करके उनको क्या समान शिक्षा देना। तो सिर्फ आ गया, ये भी क्या होगा, गलत ही होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी देख लेते हैं। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए। देखिए ट्रिक, केवल क्या होगा, अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, ये कहां से माना जाएगा। इसके बाद क्या है, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराना। गुणवत्ता शिक्षा जो उपलब्ध कराना, समावेशी शिक्षा यही कहती है दोस्तों, कोई भी बच्चा किसी भी समुदाय कहीं से भी आया हो, कैसा भी हो, उसको क्या करना है, समान व्यवहार देना, समान शिक्षा देनी है। इसलिए ऑप्शन कौन सा आपका माना जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका सही माना जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको देख लेते हैं। ये क्या कहा है, कूट दिया है। कथन ए, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाना चाहिए। फिर कारण क्या दिया, रीजन क्या दिया, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं के विभिन्न आवश्यकताओं हेतु अपनी शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। ये भी सही है। पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठन सामग्री दर्शाने विभिन्न तरीकों अपनाना चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कारण क्या दिया है, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए, बिल्कुल सही दोस्तों। इस हिसाब से ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों हमारा सही माना जाएगा। देखते हैं दोस्तों कहां सही दिया है। ए में क्या दिया, दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। फिर क्या है, दोनों सही है, आर सही व्याख्या है दोस्तों। इस हिसाब से ऑप्शन हमारा यही सही हो गया, यही पहला ऑप्शन ही मेरा क्या सही हो गया। ठीक है दोस्तों, इस चीज को अब क्या कर रहा है, सीटेड जो क्या कर रहा है, कूट को भी दे रहा है दोस्तों। आप इस चीज को ध्यान देंगे, ऐसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री दर्शाना विभिन्न तरीकों, बिल्कुल सही माना गया दोस्तों। फिर कारण दे दिया, रीजन क्या दिया, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं विविध आवश्यकताओं जो शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो दोनों सही है दोस्तों, और आर सही व्याख्या भी एक ही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं। बहुत ही सिंपल दोस्तों, एकदम ध्यान दीजिए, इसीलिए कहते हैं बाइलिंगुअल पेपर रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा। एक बच्ची लिखाई में निरंतर अधिगम करती है, कठिनाई करती है। चलिए देख लेते हैं। पहला कहते हैं पठन वैकल्य डिसलेक्सिया, पहला कहते हैं डिसलेक्सिया दिया। दूसरा कहते हैं डिसग्राफिया आलेख वैकल्य। तीसरा दिया हमारा गणन वैकल्य। फिर डी क्या दिया है, ध्यान एवं अतिरिक्ता अटेंशन डिफिक्ट हाइपरसिटी डिकॉर्ड जो दिया है दोस्तों। इस हिसाब से क्या होगा, कोई भी चीज लिखाना, ग्राफ पर लिखना दोस्तों, याद कर लीजिए, कोई भी चीज क्या होता है हम ग्राफ पर लिखते हैं, तो लिखने में उसको कठिनाई का अनुभव, तो क्या हो जाएगा, डिसग्राफिया आलेख वैकल्य जो हमारा बी ऑप्शन होगा दोस्तों, ये सही होगा। इस चीज को आप ऐसे ऐसे करके कोई भी चीज होगा उसको समझेंगे और उसको पकड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए उसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए दिया मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। चलिए ठीक है, अगला देख लेते हैं। शिक्षा शास्त्रीय उपागम मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एकीकरण शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए और एकात्मक आकलन पर बल देना। रटन आधारित आ गया तो पहले गलत हो गया। आगे देखते हैं। पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना, पुनः स्मरण पर बल देना। कहाँ पुनः स्मरण को बल देना होगा दोस्तों, ये सब चीजें यही की पॉइंट पकड़ना है, जो जैसे हमको प्रश्न मिले और तुरंत हम उस चीज को देख लें। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, इसमें पहला भी नहीं होगा। आकलन उनको मानकीकृत तो करना नहीं दोस्तों, ठीक है, ये सब चीजें नहीं। में शिक्षा मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए, शिक्षा में उनको विभिन्न साधनों का उपयोग करके बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए दोस्तों, ये समावेशी शिक्षा हमारी कहती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। सृजनात्मकता कहने का तात्पर्य दोस्तों सृजन, सृजन कहने का अर्थ है नई नई चीजों की खोज करना, नई नई जानकारियों को हासिल करना दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया अपसारी चिंतन, ऑप्शन बी दिया आवेगशीलता, ऑप्शन सी दिया सोच में केंद्रीकरण, ऑप्शन डी दिया अभिसारी चिंतन। तो दोस्तों सृजनशील बालक क्या होते हैं, वे आपको पहले हम बता चुके हैं, वो क्या होते हैं अपसारी चिंतन, सृजनशील एकदम मतलब कुछ ना कुछ उनका जो रहता है वो अलग तरीके से सोचते रहते हैं, अलग अलग कार्यों को करते रहते हैं, इसलिए क्या होगा अभिसारी नहीं होगा, एक जगह पर इकट्ठा होना ये अभी कहलाएगा दोस्तों। अपसार का मतलब ही होता है दोस्तों फैलाव। तो बच्चे क्या करते हैं, नए नए चीजों को खोजते हैं, समझते हैं उस चीज को। ठीक है, ऑप्शन हमारा ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा ए। ठीक है दोस्तों, अपसारी चिंतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? ऑप्शन ए है सक्रिय अन्वेषण द्वारा, ऑप्शन ए है सक्रिय अन्वेषण द्वारा, दूसरा दिया खेल द्वारा, फिर सी दिया पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, इसके बाद सहपाठियों और वयस्कों सहभागिता द्वारा। दोस्तों तो क्या है पहला ऑप्शन सक्रिय अन्वेषण द्वारा? बच्चे क्या होते हैं? सक्रिय बच्चे तो ऐसे भी सृजनशील सक्रिय अन्वेषक होते हैं, खोजकर्ता होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी दिया है खेल द्वारा, ये भी सही है, बच्चे क्या करते हैं? खेल के माध्यम से भी सीखते हैं। फिर क्या है? पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज होता है उसको व्यवहार में लाकर प्रयोग करके अगर बच्चों को क्रिया करके दिखाया जाए बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। और ऑप्शन डी दिया है सहपाठी और वयस्कों से सहभागिता द्वारा। हमारे जो महोदय हैं बेले वयस्कों ने क्या क्या बच्चे क्या करते हैं? सामाजिक अंतरक्रिया अपने वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया करके सीखते हैं। दोस्तों इस हिसाब से हमारे सारे ऑप्शन सही माने जाएंगे। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन, ये देखिए डी में दिया है सारे ऑप्शन सही है। डी में क्या दिया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस हिसाब से सारे ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रखने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों के समूहों में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति क्या कहलाएगी? दोस्तों एक अध्यापिका रहती है, बच्चों को फोन नंबर रखने के लिए फोन नंबर को 10 अंक जो होते हैं उसको 3-4 समूहों में बांट देती है। और फिर क्या अध्यापिका द्वारा सुझाई रणनीति क्या है? पहला क्या है हमारा? ऑप्शन ए दिया है खंडीकरण, ऑप्शन बी दिया कूट लेखन, ऑप्शन सी दिया है स्वागीकरण, ऑप्शन डी दिया अनुकूलन। ठीक है दोस्तों, स्वागीकरण, अनुकूलन, कूट लेखन, खंडीकरण। इस चीज को हम समझ लेते हैं। दोस्तों एक अध्यापिका रहती है जो बच्चों को 10 अंकों को 3 से 4 भागों में बांटने के लिए रहती है। कोई भी अंक होगा दोस्तों, चलिए देखते हैं। जैसे ये हो गया 9, 6, 7, 2, 4, 5, ऐसे ऐसे अगर करके वो सीखेगा नहीं सीख पाएगा। लेकिन क्या कि अलग अलग समूह 3 से 4 अंकों को समूह में बांटेगी। जैसे वो याद करेगा 967, 245, इस तरीके से क्या होगा? खंडीकरण करके दोस्तों वो आसानी से याद कर सकता है, न कि 9, 6, 7, 2, 4, 5 इस तरीके से नहीं याद कर पाए। इसलिए क्या कहा है? 10 अंकों को 3 से 4 अंकों के समूहों में बांटने के लिए कहा गया है। तो क्या करेगा? जैसे 967, 245, 432, 4, ऐसी चीज को क्या करेगा? वो खंडीकरण के आसानी से सीख पाए। इसलिए ऑप्शन ये हमारा सही होगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से अधिगम की कौन सी दिशा विद्यालयों पर सबसे अधिक बल देता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है परिवेश से सहभागिता और कौशल और ज्ञान का अर्जन, ऑप्शन बी दिया विषय वस्तु को क्या रटना है, ये तो ऐसे भी गलत हो गया। दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, ये भी गलत, निष्क्रिय आ गया दोस्तों, जबकि सक्रिय होता है। इसके बाद क्या होता है? उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का क्या होता है? अनुबंधन। ठीक है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या माना जाएगा? परिवेश से सहभागिता और कौशलों का क्या करना? ज्ञान करना। कोई भी चीज अगर हम सीखते हैं तो अपने परिवेश, अपने समुदाय से सहभागिता करके भी उस चीज को क्या करते हैं? सीखते हैं, ग्रहण करते हैं। दोस्तों इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन ए, क्योंकि परिवेश के द्वारा ही बच्चे क्या करते हैं? एक दूसरे सहपाठी जो उनके मित्र होते हैं आदि चीजों से क्या करते हैं? वो जो कुछ भी सीखते हैं उन्हीं के द्वारा वो सीखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचना उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने के लिए सुसाध्य करता है? ठीक है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। सलमा विद्यालय को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है, उनके सही उत्तर के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा गया है। प्रगति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए करती है। दोस्तों बहुत अच्छे। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों का इस्तेमाल करती है, ये भी सही है। फिर क्या रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो नए वर्ड, ये तो सरासर गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ये भी गलत हो गया दोस्तों, पुरस्कृत नहीं करना टॉफी देकर। बी और सी, दूसरा और तीसरा किसमें है वही सही माना जाएगा। ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा, इसीलिए दोस्तों सही होगा। क्योंकि इसमें क्या कहा है? सलमा क्या करती? कार्ड देकर सही उत्तरों पर टॉफी देकर पुरस्कृत नहीं करना है दोस्तों। विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थी पढ़ने लेती, जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ता है उसको क्या करता है? उस चीज में नए चीजों पर चर्चा करती है, नए चीजों खोजती है, प्रश्न कैसे बनते हैं उस चीज को करती है। इसके बाद अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों का इस्तेमाल करती है। संदर्भ सही जो उसकी व्याख्या होती है उस चीज को क्या करती है? उसको बताती है दोस्तों अरुंधति। इसलिए ऑप्शन आपका सी सही माना जाएगा, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं, इस चीज को देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए दिया अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। काहे डर और पैदा करना है दोस्तों, एकदम नहीं मानेगा ये चीज, एनसीएफ नहीं मानेगी हमारी। फिर क्या दिया, समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। आगे देख लेते हैं, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, निष्क्रिय रटन पद्धतियों के इस्तेमाल से। ये तो ऐसे भी कट गया। फिर क्या, अटल तरीका, अटल वटल कहां से आ गया, एक एक चीज को आप ध्यान देंगे। क्या करना है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर दोस्तों, जो अनेक प्रकार के समरूप बने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, अनेक प्रकार की शिक्षण पद्धतियां बनी, शिक्षण सूत्र बनी, उसको क्या करना, अपने पाठ्यक्रम में शामिल करके बच्चों को क्या करना है, एक एक करके सिखाना है दोस्तों। इस हिसाब से ऑप्शन हमारा कौन सा माना जाएगा, सी सही माना जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। सार्थक अधिगम हमारा होता है, उसको सुसाध्य कौन सा करेगा उसको देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए दिया, कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना। चलिए आगे देख लेते हैं। एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर क्या, रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित। रट्टा वट्टा काहे मारेंगे, ये तो ऐसे भी गलत है। फिर क्या, शिक्षक द्वारा श्यामपट पर लिखे गए उत्तरों की नकल करना। नकल वकल नहीं करना है दोस्तों। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, ये भी आपका क्या होगा, गलत माना जाएगा। एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए, बच्चों को कोई भी समस्या होती है कक्षा में उत्पन्न अगर होती है तो बच्चों क्या करना चाहिए दोस्तों, उस पर अनेक प्रकार से सोच विचार तर्क करके उसका समाधान करना चाहिए दोस्तों। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा कौन सा सही माना जाएगा दोस्तों, बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें भावना उत्पन्न होती है। किस कारण दोस्तों, आंतरिक कारण, आंतरिक रूप से दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं, आंतरिक रूप से अगर वो अप्रेरित बच्चा रहेगा तो क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है शर्म, ऑप्शन बी दिया है गर्व, ऑप्शन सी दिया है गुस्सा, ऑप्शन डी दिया उत्कंठा। तो बच्चा दोस्तों अगर बच्चा आंतरिक रूप से अप्रेरित अगर रहता है, कोई भी कार्य करता है, अगर वो अंदर से ये लगेगा आज हमने बहुत अच्छा कार्य किया, आज हमने शिक्षक को ये चीज बता दी, क्लास में मैंने, मतलब उस क्लास में जो बच्चा कक्षा में उसके अलग से उसको क्या होगा, अंदर से प्राइड फील करेगा, गर्व होगा कि आज हमने ये चीजें अच्छी तरीके से बता दी। इस हिसाब से शर्म तो बिल्कुल नहीं आएगी, गुस्सा भी नहीं आएगा, उत्कंठा भी नहीं होगा, क्या होगा, उसको गर्व होगा। आंतरिक रूप से अगर वो अप्रेरित होगा, किसी समस्या समाधान को सुलझा लेता है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदी उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी देखते हैं। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने को मौका देता है। तो एक अध्यापक की निर्देश अवधि की काफी समय बचाता है। यह बच्चों में क्या करता है, अज्ञाप्रता को पैदा करता है। कहां से सब सही होंगे सब, इस चीज को दोस्तों एकदम पकड़ेंगे अच्छे तरीके से। यह अधिगम को क्या करता है और अधिक प्रभावशाली बनाता है। शिक्षक के बहुसंवेदी उपागम, वो बहुत सारे तरीकों से अगर उसको बताएगा, अनेकों प्रकार की भाषा, अनेकों शिक्षण टीएलएम जो हमारा उसके माध्यम से बच्चों को बताएगा तो वो क्या करेंगे, अच्छे तरीके से सीखेंगे। बाकी यह क्या करता है, कुछ बच्चों को वर्जित नहीं करना है दोस्तों। यह अध्यापक के निर्देश अवधि का काफी समय बचाता है, ये भी नहीं। फिर क्या दिया, बच्चों में अज्ञाप्रता नहीं होगा। तो इस हिसाब से यह अधिगम को और अधिक जब वो विभिन्न प्रकार की शैलियों, विभिन्न प्रकार के टीएलएम, विभिन्न प्रकार सामग्रियों के द्वारा बच्चों को कुछ भी पढ़ाया सिखाया जाएगा तो उनके लिए क्या होगा, रुचिपूर्ण होगा और क्या होगा, सार्थक होगा दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हमारा ए सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं भ्रांतियां गठित करते, इन सब में कौन सा सही नहीं है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा कौन सा सही नहीं है। इस चीज को आप क्या करेंगे, एकदम नोट कर लेंगे। एक अध्यापक को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पना भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पना भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि ये सीखने की प्रक्रिया में क्या होते हैं, महत्वपूर्ण हैं। फिर क्या दिया है, वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों सदैव निराधार नहीं होती हैं बल्कि बच्चों को अपने आसपास पड़ोस दुनिया बारे में सहज को दर्शाती है। ये चीजें तो आपकी वैसे भी
सही है दोस्तों। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा कौन, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक सूचना भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। ये चीज आपका क्या हो जाएगा, नहीं है पूछा है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा इसमें। ठीक है, बाकी चीजें आपके बाकी सारे ऑप्शन सही दिए गए हैं दोस्तों। बच्चों और वैकल्पिक सूचना भ्रांतियों को बहुत स्वाभाविक होती है, ये भी आपका सही है। इस हिसाब से मतलब क्या होगा दोस्तों, नहीं है पूछा तो आपका ऑप्शन ए जो है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थे, लास्ट क्वेश्चन देखते क्या है। निम्न में अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने में प्रेरित किया जा सकता है। इसको देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है कि जो ठोस प्रलोभन है उसके द्वारा बच्चों क्या बताया, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्या किया जा सकता है, अभी प्रेरित किया जा सकता है। उसमें देख लेते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, मानवतावादी। अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य कहता है ठोस प्रलोभन और पुरस्कारों विद्यार्थी उनको क्या करना है, विद्यार्थियों को सीखने से उनको प्रेरित करना है। ह्यूमनिस्टिक तो होगा नहीं, मानवतावादी देख लेते हैं दोस्तों। फिर क्या, व्यवहार, कोई भी चीज अगर हम व्यवहार में लेके बच्चों को सिखाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। फिर क्या, संज्ञानात्मक, ये भी नहीं होगा। सामाजिक सांस्कृतिक भी नहीं होगा। इस हिसाब से क्या होगा, बच्चों को उनके व्यवहार के माध्यम से अगर सिखाएंगे, उनको करके कोई चीज क्रिया करके बताई जाएगी तो वो अच्छी तरीके से उस चीज को सीखेंगे। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, बी। ठीक है, ये थे दोस्तों 30 प्रश्न आपके जो अभी कंप्लीट हुए। इसके बाद कल फिर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के आपको प्रश्न करवाए जाएंगे। इस चीज को आप देख के जाइए दोस्तों। और पेपर देने से पहले एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि पेपर बाइलिंगुअल होते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि उससे भी काफी प्रश्न आपके जो होते हैं कंफ्यूजन होते हैं। उस चीज को क्या कीजिएगा दोस्तों, देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, जमकर एकदम शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि परीक्षा की तिथि अब एकदम घड़ी जो है नजदीक आ गई दोस्तों। हम लोग आपके लिए दिन प्रतिदिन एकदम मेहनत कर रहे हैं, जोर जबरदस्त तरीके से लग गए हैं। आप भी बस थोड़ा सा अपना सहयोग दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए, ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।